सिया ने करण की आरती उतारी और फिर पानी का गिलास उठाने को हुई, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसके करीब होते हुए बोला, प्यार का सबूत मांग रहे हैं ना लोग, मसाला चाहिए उन्हें तो देगा उन्हें ये कर सिंगानिया वो सब। बोलते उसने सिया के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आहान ने झट से सनाया की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। कनिका गुस्से से दांत पीसते हुए सिया और करण को देख रही थी और मीडिया वाले इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। करण ने सिया के होठों को हल्का सा चूमकर उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे हल्की डीप किस दे रहा था। सिया सबके सामने उसके इस तरह करने से थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन वो करण जो कर रहा था ना ही उसे रोक सकती थी और ना ही उसके अगेंस्ट जा सकती थी। उसने भी उसे चूमना शुरू कर दिया। कनिका उन दोनों को यूं देखकर गुस्से से दांत पीसती ही रह गई। सनाया ने अपनी आंखों से आन का हाथ हटाया और उसे देखते हुए बोली, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास और 18+ वॉच का वॉच लिस्ट भी है। आहान ने उसे घूर कर देखा। करण ने सिया के होठों को छोड़ा और बोला, हैप्पी करवा चौथ लिटिल कैट। सिया मुस्कुराई और बोली, आई लव यू। करण ने अब उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। कनिका गुस्से से कांपते हुए वहां से चली गई। उसे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। करण ने मीडिया वालों को देखा, और आपको आपके सारे सवालों का जवाब और वो मसाला मिल गया होगा जिसके लिए आप लोग यहाँ तक आए। अब जब आप लोग बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ ही गए हैं तो खाना भी खा कर जाइए। सिंगानियास का दिल बहुत बड़ा है। बोलते हुए उसके चेहरे पर लूसीफर स्माइल थी। मीडिया वाले भी अपना चेहरा झुकाए वहां से चले गए। अब उनके पास कोई सवाल कोई जवाब नहीं था। कुछ तो बेशर्मी से नहाए हुए थे जो सच में खाना खाने चले गए थे, और कुछ मेंशन से बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ कनिका अंदर आई, लेकिन अभी भी वो अंदर जा ही रही थी कि तभी उसे सुकून के कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। कुछ सोचते हुए वो सुकून के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने देखा कि सुकून सानिया जी से सिया और करण के पास जाने की जिद कर रही थी, लेकिन सानिया जी उसे जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही थी। सुकून मायूस होते हुए बोली, आपको पता है ना दादी, मुझे सिया के बिना नींद नहीं आती। प्लीज सिया को बुला दो ना। लेकिन सानिया जी उसे क्या ही जवाब देती, क्योंकि वो जानती थी कि नीचे कनिका ने जो तमाशा शुरू किया है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। वो उसे बहाना बनाकर फिर से सुलाने की कोशिश करने लगी। वो सब देखते हुए कनिका के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई। वो सुकून की तरफ देखते हुए बोली, कभी कभी राजा और रानी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन ये लिटिल प्रिंसेस ना सिर्फ उस राजा रानी की कमजोरी है, बल्कि उन दोनों की जान इस प्रिंसेस में अटकी है। तो क्यों ना अब इस प्रिंसेस के साथ खेला जाए। बोलते हुए उसकी वो जहरीली मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। मीडिया वालों के बाद मेहमान भी एक बार फिर से नॉर्मल हो गए थे। उन्होंने भी अपना व्रत खोलना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ कुछ मेहमान ड्रिंक और खाना ले रहे थे। आहान सनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुमने किसी के लिए व्रत रखा है क्या? सनाया हंसकर बोली, तुम्हें लगता है कि मैं किसी के लिए व्रत रख सकती हूँ? आहान थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोला, हो सकता है किसी को इतना प्यार करती हो तुम कि उसके लिए इन सब चीजों में भी विश्वास करो। सनाया उसके थोड़ा करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुमने किसी से कभी इतना प्यार किया है? आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। अभी तक वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक ही अब उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उसकी आंखों के सामने उसके ही अतीत के कुछ पल चल रहे थे, और एक लड़की का चेहरा लगातार उसे दिखाई दे रहा था। उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर सनाया को थोड़ा अजीब लगा। वो कुछ कहती उससे पहले ही आहान गुस्से से कांपते हुए बोला, जुबान बंद रखो अपनी, वरना मुंह तोड़। बोलते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुस्से से वहां से चला गया। सनाया उसे जाते देख बोली, अब इसे क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कहा? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो भी आहान के पीछे पीछे आई। आहान सीधा टेरेस की तरफ चला गया। करण और सिया दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। करण ने जो किया उसके बाद सिया तो मेहमानों से मिलने में भी शर्मा रही थी, लेकिन करण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों खाना खाकर फ्री हुए तो सिया सुकून के पास उसके कमरे में जाने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला,
डोंट वरी मम है, सुकून के साथ। सिया कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम में ले जाना शुरू कर दिया। ये वही रूम था जहाँ पर आज सुबह दोनों तैयार हुए थे। लेकिन अब सिया ने इस कमरे में कदम रखा तो पूरा कमरा देखते हुए उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। पूरा कमरा इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था जैसे यहाँ पर कोई सुहागरात होने वाली हो। कमरे में देखते हुए सिया का गला सूखने लगा था। वहीं उसके एक्सप्रेशन देखकर करण के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। भले ही सिया और करण के बीच सब कुछ हुआ था, लेकिन इस तरह से कभी दोनों करीब नहीं हुए थे जब दोनों के दिल एक दूसरे के प्यार को पूरी तरह से अपना चुके हों। कमरे के अंदर आते हुए सिया की धड़कन बढ़ी हुई थी। वहीं करण ने दरवाजा बंद किया और सिया की तरफ देखा, जो बेड के पास खड़ी थी और लहंगा पहनकर बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई थी जैसे एक नई नवेली दुल्हन होती है। सच में आज की रात उनके लिए सुहागरात से कम नहीं होने वाली थी। सिया करण से नजर चुराते हुए बोली, मैं वो कपड़े चेंज। बोलते हुए वो क्लोजेट की तरफ जाने लगी तो करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, सुहागरात पर कौन सी लड़की कपड़े चेंज कर पति के करीब आती है? सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन हमारी सुहागरात। सुहागरात उससे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन करण उसकी बात पूरी करते हुए बोला, हमारी सुहागरात अधूरी थी लिटिल कैट, जो अब पूरी होगी। बोलते उसने अपना एक हाथ सिया की कमर पर अच्छे से कस दिया और उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में जकड़ लिया। उसने सिया को अपने बिल्कुल करीब खींच लिया तो सिया की सांसें और भी ज्यादा गहरी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर, जहाँ पर फिलहाल ज्यादा रोशनी भी नहीं थी, वहां पर एक चेयर पर बैठा आहान वाइन की बोतल को अपने होठों से लगाए हुए था। एक ही सांस में उसने लगभग से आधी से ज्यादा बोतल खत्म कर दी थी, लेकिन तभी किसी ने उस बोतल पर अपना हाथ रखा और उस बोतल को पीछे खींच लिया। आहान ने गुस्से से सनाया की तरफ देखा। सनाया ने अपने हाथों में पकड़ी हुई डार्क चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, इसे खा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर ही देखता रहा। सनाया उसके थोड़ा करीब हुई और उसके ऊपर झुककर बोली, मैंने कहा ना इसे खा लो। आई नो, कई बार पास्ट होता है और वो पास्ट याद आ जाता है तो ऐसे ही फील होता है। लेकिन वो अभी बोल ही रही थी कि आहान ने उसके हाथ से वो चॉकलेट ली और अपने होठों में फंसा लिया। अगले ही पल उसने सनाया को कंधों से पकड़ा और सामने झूले पर लिटा दिया। सनाया एकदम हैरान रह गई। उसकी धड़कन एकदम बढ़ चुकी थी। आहान ने उस डार्क चॉकलेट कैंडी को उसके होंठ पर रखा और उसे किस करने लगा। सनाया की आंखें बड़ी हो गईं। आहान के सीने पर अपने हाथ रखते हुए वो उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में कसते हुए वो भी उसे किस करने लगी। जैसे ही आन को उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिला, वो और भी ज्यादा पैसिनेट होकर सनाया को किस करने लगा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों के बीच कोई फीलिंग ना हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से किस कर रहे हैं। ना ही सनाया पीछे हट रही थी और ना ही आहान। दोनों के हाथ भी आपस में उलझने लगे थे और दोनों की सांसें भी लगातार एक दूसरे से उलझ रही थी। लेकिन जब सनाया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आहान ने उस तकलीफ को समझकर उसके होठों पर से अपने होठ हटाए। सनाया का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और होठों का तो कहना ही क्या। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बमले ने पूरी तरह से एक फूल को निचोड़ लिया हो। दोनों की सांसें लंबी और गहरी चल रही थी। तकरीबन 2-3 मिनट तो उन्हें अपनी सांसें नॉर्मल करने में लगे। जैसे ही सनाया की सांस नॉर्मल हुई, वो आहान को घूरते हुए देखने लगी। आहान ने अपनी आईब्रो उछालते हुए उससे पूछा, क्या? सनाया गुस्से से बोली, तुम जानते भी हो तुमने अभी अभी क्या किया है? आहान बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, किस किया है? सनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो चिढ़कर बोली, हाँ, जैसे किस करना तो बहुत नॉर्मल बात है ना तुम्हारे लिए। आहान एटीट्यूड से बोला, तुमने भी तो किया था। सनाया को वो पल याद आने लगा था जब उसने खुद से पहली बार आहान को किस किया था। उसकी शर्म से पलकें झुकने लगी, लेकिन फिर अचानक ही उसने एक बार फिर से आहान को घूरा और बोली, लेकिन वो किस मैंने तुम्हें उलझाने के लिए की थी। तुम मेरा मर्डर करना चाहते थे और तुम्हें रोकने का मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ऐसे ही मैं तुम्हें खुद को मारने तो नहीं दे सकती थी ना। आहान गुस्से से बोला, तो तुमने मुझे मर्डरर समझ रखा है? सनाया हिचकिचाते हुए बोली,
उस वक्त तो तुम मुझे मर्डर ही लग रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि तुम अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो। आहान के चेहरे पर लूसीफर एक्सप्रेशन आ गए। वो सनाया के चेहरे और उसकी गर्दन को देखते हुए बोला, मतलब मेरी शक्ल देखकर तुमने मुझे किस नहीं किया था? सनाया मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने हैंडसम और स्मार्ट हो कि कोई भी लड़की तुम्हें देखकर इतनी ज़्यादा फ्लैट हो जाएगी कि तुम्हें यूं ही किस कर लेगी? बोलते हुए उसके चेहरे पर भी एटीट्यूड की झलक तो थी। आहान हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हैंडसम और गुड लुकिंग ना होता तो क्या फिर भी तुम करीबन आधे घंटे से मेरे नीचे यूं ही लेटी रहती? अगर मैं हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं होता तो क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही कहीं बाहर जाती? अगर मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ तो क्या फिर भी मेरे किस करते ही तुम भी मुझे यूं ही रिस्पॉन्स देती? उसकी बातें सुनते हुए सनाया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो जल्दी से अपनी नज़र चुराते हुए बोली, साइड हटो, मुझे यहाँ से जाना है। आहान मुस्कुराकर बोला, ऐसे कैसे जाना है? अभी तो मैंने सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए किस किया था। अभी कुछ वसूलना तो बाकी है। सनाया ने उसे घूर कर देखा और बोली, सोच भी मत लेना, अगर अब तुमने मुझे किस किया तो मैं शोर मचा दूंगी। फिर देना तुम जवाब सबको। सबसे ज्यादा तो सिया तुम्हें डांटेगी। आहान हंसा और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी बातों को ना मानकर सिया तुम्हारी बातें मानेगी? उसकी बात सुनकर सनाया भी सोच में पड़ चुकी थी। आहान बोल तो ठीक ही रहा था, सिया भला उसकी बातों पर यकीन क्यों करेगी? आहान उसे सोच में देखकर मुस्कुराया और बोला, अब तो मैं वो चीज़ वसूल करके ही रहूंगा जो मुझे वसूल करना है। सनाया बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, क्या? आहान कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, आज सुबह किसी ने मुझसे कहा था कि अगर उसे प्रमोशन मिल गया तो मुझे ट्रीट में किस मिलेगी। तो बस अब उस किस का वक्त आ गया। सनाया झट से बोली, तुमने उन बातों को सच मान लिया? मुझे प्रमोशन मिला है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं तुम्हें किस कर दूंगी। ऐसे तो मुझसे कोई भी ट्रीट मांगेगा तो मैं क्या सबको किस? वो अभी बोल ही रही थी कि आहान ने उसके गालों पर अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, आइंदा अगर किसी और का नाम भी ले दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो रही थीं। सनाया की धड़कन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ गई। वो बस आहान को देखती ही रह गई। आहान ने उसके होंठों को देखा जो उसकी उंगलियों में पकड़े हुए भी हल्के हल्के कांप रहे थे। सनाया कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और आहान ने उसके चेहरे को जैसे ही अपने हाथों से आजाद किया, उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और एक बार फिर से उसे उसी शिद्दत से किस करने लगा था जिस शिद्दत से वो पहले उसे किस कर रहा था, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। सनाया ने कुछ देर तो उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ब खुद उसको रिस्पॉन्स देने लगी थी। न जाने क्यों वो आहान की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी कि उसे ना तो रोक पा रही थी बल्कि उसका साथ ही देने लगी थी। उसके हाथ आहान के बालों में घूमने लगे और उसकी सांसें आहान की सांसों में घुलने लगी। वहीं दूसरी तरफ करण जब सिया के करीब आया तो उसकी धड़कन बढ़ चुकी थी। करण ने सिया के बिल्कुल पास आकर उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेकर गया। सिया खुद में ही सिमट रही थी। हालांकि वो करण के करीब बहुत बार आ चुकी थी, लेकिन अब जो एहसास हो रहे थे वो तो बहुत ही अलग थे। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और पलकें तो उठ ही नहीं रही थी। वहीं उसे इस तरह दुल्हन के लिबास में देखकर और उसका वो शर्मो हया से भरा चेहरा देखकर तो करण को उससे एक बार और प्यार हो जा रहा था। उसने सिया को अच्छे से बेड पर लिटाकर अपना हाथ उसके कान की तरफ बढ़ाया। सिया एकदम से चौंक गई। करण उसकी इयररिंग्स उतारने लगा। उसकी वो ठंडी ठंडी उंगलियां जब सिया की गर्दन को छू रही थी तो सिया सिहर रही थी। उसकी सांसें लगातार गहरी होती जा रही थी। करण ने उसकी गर्दन को भी छुआ और उसकी गर्दन से उसका वो ज्वेलरी सेट निकालकर टेबल पर रखा। सिया करण की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें सो जाना। बोलते बोलते ही वो चुप हो गई थी। कैसे बोले वो बात जिस बात के लिए उसका दिल भी राजी नहीं था। प्यार तो वो भी करण से बहुत करना चाहती थी और वो इतना भी जानती थी कि करण भी उसके जितना ही बेसब्र होगा। लेकिन कमरे में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था और सिचुएशन ऐसी बनती जा रही थी, ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। बस करण के हाथों को कभी अपनी गर्दन पर तो कभी बालों पर, कभी कानों के पास
तो कभी गाल के पास महसूस कर रही थी। करण उसे देखते हुए बोला, ऐसे ही सो जाओगी? तुम कपड़े नहीं बदलोगी? सिया ने चौंक कर उसे देखा। मतलब करण उसके सो जाने वाली बात को मानने वाला था। वो अपनी जगह से उठकर बैठी और बोली, हाँ कपड़े तो चेंज करने ही हैं। मैं अभी कपड़े चेंज करके आई। अभी वो बोल ही रही थी और अपने कदमों को बेड से नीचे उतार रही थी कि करण ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ कर दिया। सिया बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। करण धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसकी कमर के पास लेकर गया और बोला, अगर इजाजत दो तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं? सिया क्या ही कहती, वो कुछ बोलने लायक ही नहीं थी। करण उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, बताओ ना लिटिल कैट, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं? सिया सिहरते हुए बोली, मैं खुद कर लूंगी। करण ने उसकी कलाई को अपने हाथ में पकड़ा और धीरे धीरे उसे अलग करने लगा। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी लिटिल कैट इतना शर्मा भी सकती है। सिया अपना चेहरा झुकाते हुए बोली, आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना? करण मुस्कुराकर बोला, अभी तो मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू ही नहीं किया। लिटिल कैट, तुम तो पहले से ही हार मानने लगी। और तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही सोने दूंगा, वो भी आज? बिल्कुल नहीं लिटिल कैट, आज तो मैं अपनी लिटिल कैट को बिल्ड कैट बनाने वाला हूँ। सिया ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं बनना बिल्ड कैट। अगर मैं बिल्ड कैट बन गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। करण ने उसे घूर कर देखा। उसकी बिल्ली उसे ही म्याऊं। मतलब अब शर्म का पर्दा हट चुका था और सिया बोल्ड होने लगी थी। वो अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाते हुए बोली, अगर मेरे लिए मुश्किल बढ़ेगी तो तुम्हारे लिए कौन सा कम हो जाएगा? अगर तुम बिल्ड कैट हो तो मैं तो वो लायन हूँ जो इस बिल्ड कैट को कच्चा खा जाएगा। सिया थोड़े एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशन के साथ बोली, इतनी भी कमजोर नहीं है ये बिल्ड कैट कि आप उसका शिकार करें और वो आगे से जवाब ना दे। करण ने उसकी दोनों ही कलाइयों को पकड़कर उससे थोड़ा दूर कर दिया था और खुद उसकी गर्दन पर झुक गया था। धीरे धीरे सिया भी पीछे की तरफ बैंड होने लगी और करण पूरी तरह से उस पर झुकने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने सिया के हाथों को ढीला किया तो सिया के हाथ करण के सीने पर आ गए और वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। करण उसके गर्दन को लगातार चूम रहा था और सिया सिसकियां ले रही थी। जब करण की शर्ट पूरी तरह से खुल गई तो उसने करण को हल्का सा धक्का दिया और अगले ही पल उसके ऊपर आकर उसके सीने को चूमने लगी। करण ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर कस दिया। सिया सच में बिल्ड कैट बनते हुए उसके सीने पर अपने निशान छोड़ रही थी और करण गहरी सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद उसने सिया को वापस बेड पर लिटाया और बड़ी सेडक्टिव नजरों से उसे देखने लगा। सिया ने करण के सीने की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने सच में करण के सीने का बहुत बुरा हाल कर दिया था। करण उसे देखते हुए बोला, तुमने कर लिया जो तुम्हें करना था, अब मेरी बारी है। बोलते हुए वो सिया के पेट पर झुक गया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी और वो पागल होती जा रही थी। करण एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था उसे पागल करने का। वो सिया को पूरी तरह से बेसब्र कर रहा था और सिया बस उसके बालों में अपने हाथ चलाए जा रही थी। कुछ देर बाद करण वापस से उसके चेहरे पर आकर उसके होठों को चूमने लगा और फिर पूरी तरह से उस पर झुकते हुए उसने सिया के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। सिया के चेहरे पर हल्का सा दर्द उतर आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर सुकून भी था। करण और सिया दोनों ही एक ऐसे सफर की तरफ बढ़ गए थे जिसकी मंजिल का कोई अता पता नहीं था। दोनों के ही चेहरे पर कभी दर्द तो कभी राहत नजर आ रही थी। सुबह होते होते दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो चुके थे। आज पहली बार दोनों पूरी तरह से अपने प्यार का इजहार करते हुए दोनों ही अपने सुकून के पल बिता रहे थे। तकरीबन 6:30 बजे सनाया की नींद खुली। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने आहान का चेहरा था। वो आहान के सीने पर अपना सिर रखकर सो रही थी। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। न जाने कल कब किस करते हुए कैसे वो आहान के सीने पर आ गई और फिर उसे किस करने के बाद उसके सीने पर ही सिर रखकर सो गई। लेकिन कुछ पलों बाद ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो बड़ी दिलकश नजरों से आहान को देख रही थी। तभी आहान की भी आंखें खुली। आंखें खुलती ही उसके सामने सनाया का चेहरा था। उसे अपने सामने देखकर वो हैरान रह गया।
कल रात उसने ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए शायद नशे में वो सब बातें कह गया और सनाया को इस तरह से किस भी कर गया। लेकिन अब उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सनाया हैरानी से उसे देखने लगी। नहान ने एक झटके से उसे अपने नीचे से हटाया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनाया की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं क्या? आहान भी उसे घूरते हुए बोला, क्यों, कल रात ऐसा क्या हुआ था जो मुझे याद रखना चाहिए? सनाया ने मुंह बनाया और बोली, कल रात तुमने मुझे कितनी बार किस किया, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वाह क्या बात है, आहान गुस्से से बोला। मेरे सामने ऐसा मेलोड्रामा करने की कोशिश भी मत करना कि मैंने ये किया वो किया। आई नो माई लिमिट्स वेरी वेल। भले ही मैं कल नशे में था, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सनाया गुस्से से चिल्लाई, ओह हेलो, मैं तुम पर कोई ब्लेम नहीं डाल रही, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें कल की बात याद है या नहीं। यू नो वाट, मुझे कल लगा कि शायद तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं हो जितना मैं तुम्हें सोच रही थी। कल हम दोनों के बीच जो भी हुआ, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम भी मेरे जैसे ही हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत अलग हो, मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं। वेल, मैं इस बात से खुश हूँ कि कल हमारे दोनों के बीच कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ एक किसी हुई। हान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके गालों को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ते हुए बोला, तो तुम्हारे लिए किसी एक छोटी सी बात है? सनाया ने उसे झट से खुद से दूर किया और बोली, मेरे लिए किस छोटी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि इस किस को भुलाने के लिए मुझे सदियां बीत जाएं। कम से कम अब अपनी जिंदगी से इतना कुछ तो सीख ही चुकी हूँ कि लोगों से दिल नहीं लगाना। लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं और दिल को किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए। बोलकर उसने आहान को धक्का दिया और वहां से चली गई। आहान लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गया। वो उसकी आखिरी में कही हुई बात के बारे में सोच रहा था। उसने अपने बालों पर अपना हाथ रखा और बोला, नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। एक बार पहले सब कुछ खो चुका हूँ अपना, अब दोबारा नहीं। अब मुझे किसी लड़की पर ना तो यकीन करना है और ना ही किसी भी लड़की की सीधी सादी और मासूमियत से भरी बातों में आना है, क्योंकि मासूमियत के पीछे जो मुखौटा होता है बहुत भयानक होता है। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा घूम रहा था और उसका खुद का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिया और करण दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। कल की पूरी रात ही उन दोनों के लिए बहुत हसीन थी। सिया की आंखें खुली तो वो करण के चेहरे की तरफ देखने लगी। एकदम शांत सा चेहरा, जहाँ फिलहाल ना ही कोई गुस्सा था और ना ही कोई परेशानी। कल रात के हसीन पलों के बाद करण का चेहरा पूरी तरह ग्लो कर रहा था। सिया ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसके गालों को अपने होंठ से चूमा और उससे अलग होने लगी। लेकिन करण ने उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, ये तो बात गलत है ना लिटिल कैट? अपनी सुबह को खूबसूरत बनाकर तुम यूं ही जा रही हो, मेरी सुबह का क्या होगा? सिया उसके सीने पर थी। वो अपने हाथों से उसके सीने पर गोल गोल उंगली चलाते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि आप जाग रहे हैं, वरना पता होता तो सिर्फ गालों पर किस करके नहीं जाती, कुछ और भी करती। करण मुस्कुराया और बोला, जैसे कि? सिया उसी की तरह शरारती लहजे में बोली, जैसे कि? बोलते हुए उसने अपने होठों पर अपनी ही जीभ चलाई और करण के होठों की तरफ देखने लगी। करण एक बार फिर से बोला, तो अब क्यों खुद को रोक रखा है? अब करो मेरी सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत। बोलते हुए उसने भी अपनी जीभ को अपने होठों पर चलाया। सिया उसके चेहरे पर झुकी और उसके होठों को अपने होठों से छूने लगी। लेकिन दोनों के होठ एक दूसरे से छूते उससे पहले ही सिया झटके से उसकी बाहों से अलग हुई और बेड से नीचे उतर गई। करण बस उसे देखता ही रह गया। वो उसे लपक कर पकड़ने को हुआ, लेकिन सिया तेजी से वहां से भागते हुए बोली, मैंने अपनी सुबह खूबसूरत बना ली, अब आपकी सुबह आप देखिए, इसमें मैं क्यों आपकी मदद करूं? बोलकर करण को अंगूठा दिखाकर वो सीधा वॉशरूम में चली गई। करण वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखकर बोला, मेरी मासूम बिल्ली तो बहुत ज्यादा शातिर हो गई है, लेकिन शायद उसे इतना नहीं पता कि वो है तो बिल्ली ही ना, जिसे मैं कभी भी दबोच सकता हूँ। बोलकर वो भी अपनी जगह से उठा और बाथरूम में चला गया। सिया सावर के नीचे खड़ी थी कि तभी करण बाथरूम में आया। उसे देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से ग्लास विंडो पर लगा हुआ पर्दा आगे कर खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन करण सावर एरिया के अंदर आया और उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा।
सिया को अपनी हालत महसूस करते हुए करण से शर्म आ रही थी, लेकिन करण की नजरें तो जैसे पूरी तरह से उस पर फिसल रही थी। वो उसके करीब हुआ और अपने हाथ कांच की दीवार के ऊपर रखते हुए बोला, अब मुझे अपनी मॉर्निंग खूबसूरत बनाने से तुम कैसे रोकोगी? अब मेरी लिटिल कैट कहाँ भाग कर जाएगी? सिया उसे देखते हुए बोली, मुझे सुकून के पास जाना है, उसके उठने का वक्त हो गया है, मुझे देरी हो जाएगी। करण पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और बोला, अच्छा, जब मेरे साथ पंगे ले रही थी तब ये नहीं सोचा, अब भुगतो। बोलकर उसने सिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। सिया ने अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए। वो भी करण को पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रही थी। करण उसके हाथों को कभी अपने सीने पर तो कभी पीठ पर महसूस करते हुए और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था। उसके हाथ भी बिल्कुल सिया के हाथों की तरह ही चल रहे थे। सिया उसके दिए दर्द को भी खुशी खुशी ले रही थी। कुछ ही देर में बाथरूम में शावर से गिर रहे पानी से ज्यादा उन दोनों की सांसें गूंजने लगी थी। कुछ देर बाद करण सिया को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर लेकर आया। इस वक्त दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। सिया को तैयार होने की थोड़ी जल्दी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। इस वक्त तक तो सुकून उठ भी जाती है और दूध भी पी लेती है। वो क्लोजेट में अपने कपड़े निकालते वक्त करण को देखते हुए गुस्से से बोली, आपकी वजह से आज मुझे इतनी देर हो गई। अगर सुकून मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? करण मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, बोल देना सुकून से कि आज तुमने अपनी सुबह का कीमती वक्त उसके डैड को दे दिया। मुझे पूरा यकीन है वो बुरा नहीं मानेगी। सिया खींचते हुए बोली, अच्छा, और अगर उसने मुझसे ये पूछा कि ऐसा उस वक्त में मैंने क्या किया तो? बोलकर वो क्लोजेट से करण की तरफ घूमी। करण ने क्लोजेट बंद किया और पूरी तरह से उस पर झुककर अपने हाथ क्लोजेट पर रखते हुए बोला, तो बोल देना उसे कि तुम उसके डैड को प्यार कर रही थी, बहुत सारा प्यार। बोलते हुए करण के चेहरे पर ब्राइट एक्सप्रेशन आए तो सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक धक्का देते हुए करण को खुद से अलग किया और बोली, अगर मैंने ऐसा बोल दिया ना तो जितना दिमाग उसका शांत रहता है ना उतना भी तेजी से चलने लग जाएगा। आपको पता है वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करती है और मैं उसे कितनी मुश्किल से संभालती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची पर अभी से कोई गलत असर पड़े। उसका दिल बहुत मासूम है। बोलते हुए सिया सुकून के बारे में सोच रही थी और करण सिया को देख रहा था। कैसे उसने एक ऐसी बच्ची जो उसकी नहीं है उसे भी माँ से बढ़कर प्यार दिया था। वो वापस सिया के पास आया और उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूमकर बोला, आई लव यू लिटिल कैट। सिया ने हैरानी से उसे देखा और बोला, लगता है कल रात का हैंगओवर उतरा नहीं आपके सर से। करण मुस्कुराते हुए बोला, अब तो ये हैंगओवर पूरी जिंदगी नहीं उतरने वाला। सिया उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, तो वादा कीजिए ना कि आइंदा और कोई हैंगओवर आप अपने सिर पर चढ़ने भी नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे सुकून के छोटे से दिमाग पर बड़ा सा इफेक्ट पड़े। करण ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो सिया थोड़ी हिम्मत कर बोली, आपका ड्रिंक करना, आपका स्मोक करना, मैं जानती हूँ आदत हो चुकी है आपको, लेकिन इन सब आदत को छोड़ने की कोशिश तो कर सकते हैं ना आप? करण के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सिया के हाथ को अपने हाथ में थामा और बोला, प्रॉमिस। सिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एक बार कहने से ही करण ने अपनी इन दोनों आदतों को छोड़ दिया। तभी करण बोला, लेकिन कभी कभी की परमिशन तो मिल जाएगी ना? सिया मुस्कुराई और बोली, इतनी स्ट्रिक्ट बीवी भी नहीं हूं मैं। बोलकर वो हंसी और फिर अपने कपड़ों को देखते हुए बोली, ओ गॉड, आपने मुझे और ज्यादा देर करवा दी। बोलकर वो जल्दी से वहां से चेंजिंग रूम में गई। कुछ ही देर में वो तैयार होकर नीचे आई। नीचे सानिया जी हाल में अकेली बैठी थी। सिया ने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बजने वाले थे। वो सानिया जी की तरफ देखते हुए बोली, सुकून कहाँ है माँ? बाहर गार्डन में खेल रही है क्या? सानिया जी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, वो बाहर गार्डन में क्यों खेलेगी? अभी तक तो नीचे हॉल में ही नहीं आई। सिया हैरान होते हुए बोली, अगर वो नीचे हॉल में नहीं है तो कहाँ है? अभी मैं उसके कमरे में देख कर आई, वो कमरे में तो नहीं थी। क्या वो सनाया के पास है? बोलते हुए ही अपने कदम सनाया के कमरे की ओर बढ़ा दिए थे। सानिया जी ने उसे रोका और बोली, नहीं, वो नीचे आई ही नहीं तो सनाया के कमरे में कैसे जाएगी? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? सानिया जी की बात सुनकर सिया ने हैरानी से
सानिया जी की तरफ देखा। वो अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, लेकिन सुकून मेरे साथ नहीं है। मेरा मतलब है, मैं तो अपने कमरे में थी और सुकून मेरे साथ नहीं थी। अब सानिया जी के चेहरे पर भी हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। तभी अपने कप के स्लीव्स मोड़ता हुआ करण सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। सिया और सानिया जी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव देखकर वो बोला, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? लेकिन उसका जवाब देने की बजाय सिया जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी और उस कमरे की तरफ गई जहाँ पर पहले करण और सिया दोनों रह रहे थे। वो कमरा जहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ कनिका रह रही थी। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि बेड एकदम परफेक्ट लग रहा था, जैसे कल रात वहां पर कोई सोया ही ना हो। उसका दिल बैठने लगा। उसने जल्दी से क्लोजेट खोल कर देखा तो पूरा क्लोजेट खाली था। जबकि कनिका ने उस क्लोजेट में अपने कपड़े लगाए थे। उसका दिल अब बुरी तरह से कांपने लगा था। करण और सानिया जी दोनों ही उसके पीछे पीछे वहां पर आए और दोनों ही उस कमरे को हैरानी से देख रहे थे। सिया जल्दी से करण के पास आई और बोली, मुझे कनिका के पास जाना है। वो मेरी मेरी सुकून को ले गई। मुझे उसके पास लेकर चलिए। मुझे मेरी सुकून को वापस लाना है। वो मेरी सुकून को ले गई। उसकी बातें सुनते हुए करण भी एकदम हैरान रह गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लड स्टोन मिला। एक कमरे में बेड पर एक छोटी बच्ची सोई हुई थी। उसी कमरे में कनिका सोफे पर बैठी थी और तभी वहां पर रितेश आया। रितेश ने पहले कनिका की तरफ देखा और फिर बेड की तरफ। फिलहाल उसने स्लीपिंग सूट पहना हुआ था। कनिका ने भी इस वक्त एक नाइटी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर फुल लेंथ श्रग थी। रितेश कनिका के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुमने यहाँ आने से पहले मुझे बताया भी नहीं। वो तो आज सुबह सुबह उठा तो सर्वेंट ने बताया कि तुम वापस आ चुकी हो। कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। कनिका ने टेबल पर रखा हुआ वाइन का गिलास उठाया। कल पूरी रात से वो ड्रिंक कर रही थी। कल रात को जब हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया था, तब अपने कमरे में कब से एक मौके का इंतजार करती हुई कनिका अपने कमरे से बाहर आई और सुकून के कमरे की तरफ देखने लगी, जहां पर अब लाइट बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने करण और सिया के कमरे की तरफ देखा, जिसका दरवाजा और लाइट दोनों ही बंद थे। वो उस कमरे की तरफ देखते हुए बोली, बहुत प्यार है ना तुम दोनों को एक दूसरे से, पर अफसोस ये तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार सुकून के लिए खतरा बन गया। खतरा ही हूँ मैं, क्योंकि भले ही सुकून मेरी बेटी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार खुद से है। और अपने मतलब के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके थे। चेहरे पर इविल एक्सप्रेशन लेकर वो सुकून के कमरे में आई और बिना लाइट जलाए अपने फ़ोन की टॉर्च लेकर बेड के पास आकर बेड पर आराम से लेटी हुई सुकून की तरफ देखने लगी, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रुमाल की तरफ देखा, जिस पर बेहोशी वाला स्प्रे छिड़का हुआ था। वो सुकून की तरफ देखते हुए बोली, कितने बुरे पेरेंट्स हैं ना तुम्हारे। तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। तुम्हें यहाँ पर छोड़कर खुद एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज का उनका ये एंजॉय उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाला है। अब उन्हें समझ आएगा कि कनिका से पंगा उन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। कनिका सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इंसल्ट बिल्कुल नहीं। और अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं किसी भी तरह लूंगी, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें थोड़ी तकलीफ ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। माई लिटिल प्रिंसेस। बोलते हुए वो व्यंग से हंसी और अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो रुमाल उसने सुकून की नाक पर रख दिया। सुकून डरने लगी। उसका चेहरा हल्का सा कांप गया था, लेकिन कुछ ही पलों में वो अचानक शांत हो गई। और उसे शांत होते हुए देख कनिका के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई थी। उसके बाद उसने सुकून को एक सूटकेस में डाला और उस सूटकेस को अपने बाकी के दो सूटकेस के साथ मिक्स कर दिया। एक सर्वेंट की हेल्प से उसने दोनों सूटकेस अपनी गाड़ी में रखवाए और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। वो जानती थी कि अगर वो सुकून को सामने से लेकर जाएगी तो कोई भी गार्ड उसे बाहर नहीं जाने देगा, इसलिए उसने यह तरीका चुना था। ब्लड स्टोन मिला। अभी तक सुकून होश में नहीं आई थी। वो कल पूरी रात बेहोश रही और अभी तक उस स्प्रे का असर उस पर से खत्म नहीं हुआ था। रितेश उसकी बातें सुनते हुए हंसा और बोला, तुम तो सच में बहुत बेरहम निकली। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये लड़की सच में तुम्हारी है भी या नहीं। मैंने आज तक ऐसी कोई माँ नहीं देखी जो अपने ही बच्चे को इस तरह से किडनैप करे।
उसकी बात सुनकर कनिका ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, शट अप, मेरे सामने उतनी जुबान चलाना जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊं। अगर मेरी बर्दाश्त करने की हद खत्म हुई तो तुम्हें खत्म करने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। रितेश उसे देखते हुए बोला, अब तो मुझे तुमसे सच में डर लगने लगा है। जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है वो मेरे साथ क्या करेगी, इस बात का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कनिका हंसी और बोली, कितने डरपोक हो तुम। लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ। उन लोगों ने चैलेंज किया था ना मुझे, द अनामिका को। तो अब उन लोगों को पता चलेगा कि कनिका को चैलेंज करना उनकी कितनी बड़ी गलती थी। अब उन्हें पता चलेगा कि उनकी नाक के नीचे मैंने सुकून को वहां से गायब कर दिया तो उन्हें उनकी औकात समझ आएगी। और वो सिया, वो तो तिल मिलाकर रह जाएगी। और यही तो मैं देखना चाहती हूँ। सुकून के लिए वो तड़प कर रह जाएगी, लेकिन अब उसे सुकून हासिल नहीं होगी। इस लड़की से प्यार तो मुझे ना कभी था और ना कभी होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इससे बहुत प्यार होने वाला है। वो लोग कनिका को बहुत पसंद आते हैं जो कनिका का हुक्म का इक्का बनकर उनके काम आते हैं। बोलते उसने अपने हाथों में पकड़े हुए गिलास को एक बार फिर से अपने होठों से लगाया और उसे खाली कर दिया। रितेश उसे देखते हुए बोला, तुम कितने दिनों बाद वापस आई हो, लेट्स डू समथिंग। बोलते हुए वो कनिका को बड़े सेडक्टिव नजरों से देख रहा था। रितेश उसके ऊपर झुका और बोला, अगर तुम मौका दोगी तो जरूर। बोलते हुए वो उस पर पूरी तरह से झुक गया था और उसके होठों को चूमने लगा था। कनिका भी उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। तभी अचानक से कनिका ने बेड की तरफ देखा जहाँ पर सुकून उठकर बैठ गई थी और उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। कनिका ने रितेश को खुद पर से हटाया और गुस्से से सुकून को देखने लगी। सुकून उसे लगातार घूर रही थी। उसने अपने आसपास देखा और बोली, सिया कहाँ है। उसके मुंह से सिया का नाम सुनकर कनिका पूरी तरह से जल गई और अपने कपड़ों को थोड़ा सा ठीक कर उसके पास आई और बोली, तुम्हें अभी भी सिया की याद आ रही है। सुकून गुस्से से बोली, डंकी आंटी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई। मुझे मेरी सिया के पास लेकर चलो। उसके मुंह से डंकी आंटी सुनकर कनिका एक बार फिर से गुस्से से लाल होने लगी। वो गुस्से से बोली, बदतमीज लड़की। बोलते हुए उसने एक जोर का थप्पड़ सुकून के चेहरे पर जड़ दिया तो सुकून की दर्द से आह निकल गई। वो जोरों से रोने लगी। कनिका ने वहां पर दीवार पर लगा हुआ बटन प्रेस किया तो एक सर्वेंट जल्दी से वहां पर आई। कनिका उस सर्वेंट को देखते हुए गुस्से से बोली, इस लड़की को चुप करवाओ और ध्यान रहे कि इसके रोने की आवाज़ मेरे कानों तक सुनाई ना दे, वरना तुम्हें रोने पर मजबूर कर दूंगी। बोलते हुए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। सुकून तुरंत से बोली, डंकी आंटी, चुपचाप मेरी सिया के पास लेकर चलो, वरना। अभी वो बोल ही रही थी कि कनिका रितेश के पास आई और उसके चेहरे पर झुककर बड़ी सेडेक्टिव वे में अपनी उंगलियों से उसके गालों को छूते हुए बोली, क्या हम दूसरे रूम में चलें। रितेश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा लिफ्ट किया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले गया। सुकून को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो बस अपनी सिया का नाम लेकर चिल्लाए जा रही थी। उस सर्वेंट ने जल्दी से आकर उसे संभाला, लेकिन सुकून ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो सर्वेंट भी गुस्से से बोली, मैम साहब ने तुम्हें संभालने की ड्यूटी मुझे दी है और अगर उन्होंने मुझसे तुम्हें लेकर कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुपचाप वापस से सो जाओ, वरना। सुकून गुस्से से बोली, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे मेरी सिया और मेरे डैड के पास जाना है। बोलते हुए वो बेड से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन उस सर्वेंट ने उसे गोद में उठाकर बेड पर पटक दिया और गुस्से से बोली, मुझे परेशान मत करो, वरना। सुकून ने टेबल पर रखा हुआ बांस उठाया और जोर से उस सर्वेंट के सिर पर दे मारा। उस सर्वेंट के सिर पर खून आ गया। आवाज़ सुनकर दो सर्वेंट वहां पर और आए और हैरानी से सुकून को देखने लगे। सुकून ने एक बांस और उठाया और बोली, अगर कोई मेरे पास भी आया तो अपना हिसाब लगा लेना, एक एक का सिर फोड़ दूंगी मैं। बोलते हुए उसका गुस्सा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उसके हाथ में बांस देखकर सभी सर्वेंट पीछे होने लगे थे। किसी को भी अपनी जान खोने का शौक नहीं था, लेकिन कनिका का डर भी सबको था। इसलिए एक सर्वेंट ने सबको इशारा किया तो सब उस रूम से बाहर चले गए और आखिर में वो सर्वेंट भी रूम से बाहर गई और रूम को बाहर से बंद कर दिया। सुकून जल्दी से बेड से नीचे उतरी और दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब सुकून को डर लगने लगा। वो सिया के लिए रोने लगी, लेकिन कोई भी उसका रोना सुनने के लिए उसके पास नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या।
वो कैसे अपने घर से यहाँ पर आ गई। कनिका तो उसे पहले से ही पसंद नहीं थी। अब उसे कनिका पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद ब्लड स्टोन विला के अंदर एक गाड़ी इंटर करने को हुई, लेकिन गार्ड्स ने उस गाड़ी को एंटर करने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। उस गाड़ी से करण तेजी से बाहर निकला और गार्ड्स की तरफ आकर एक गार्ड को गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, दरवाजा खोल। लेकिन वो गार्ड आगे से जवाब देते हुए बोला, जब तक कनिका मैडम हमें ऑर्डर नहीं देती तब तक हम दरवाजा नहीं खोल सकते। करण ने गुस्से से उस गार्ड को धक्का देते हुए छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिया भी गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आ चुकी थी, लेकिन बाहर कम से कम 7-8 गार्ड्स खड़े थे। करण उन गार्ड्स को पीटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, मिस्टर लूसीफर, इस वक्त दिमाग से काम लीजिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे सुकून और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाए। हमें उसे यहाँ से लेकर जाना है, तो हमें शांत दिमाग से काम करना पड़ेगा। करण गुस्से से बोला, लेकिन कैसे? तुम ही बताओ, मैं कैसे खुद को रोकूं? ये जानते हुए कि सुकून अंदर है, मैं अंदर नहीं जा पा रहा। मैं कैसे खुद को रोकूं? सिया उसकी बात को समझ पा रही थी, लेकिन अगर वो किसी तरह अंदर चले भी जाते तो कनिका इस बात को करण के अगेंस्ट यूज कर सकती थी। सिया कुछ सोचने लगी। अंदर बैठी कनिका सामने एलईडी पर चल रही दरवाजे की लाइव फुटेज देख रही थी। करण और सिया को यूं तड़पते हुए देखकर उसे बेहद सुकून मिल रहा था। अभी भी उसके हाथों में वाइन का गिलास था। अभी कुछ देर पहले ही वो रितेश से फ्री हुई थी। अभी उसने अपना वाइन का गिलास खत्म भी नहीं किया था कि उसका फोन बजा। फोन पर करण का नंबर देखकर उसके चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई। उसने फोन रिसीव किया और बोली, मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी एक सभी, लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो तुम्हारी बीवी से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे याद करने का वक्त तो तुम्हारे पास क्या ही होगा। करण गुस्से से चिल्लाया, मुझे सुकून से बात करनी है। कनिका हंसी और बोली, ठीक है कर लेना, तुम्हारी बेटी है तो इतना तो कर ही सकती हूँ कि रोज तुम्हारी उससे 2 मिनट बात करवा दूँ, पर इतने में ही खुश रहना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। करण इस बार चिल्लाकर बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो कनिका। तुम जानती हो मैं सुकून से कितना प्यार करता हूँ, और तुमने आज तक माँ होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, तो तुम्हें उसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं बनता। तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। मुझे चुपचाप मेरी सुकून वापस दे दो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ना ही मुझे तुमसे और ना ही तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना है। मैं अपनी दुनिया में खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम पछताओगी। अभी वो बोल ही रहा था कि कनिका ने सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। करण ने हेलो हेलो करते हुए जब अपने फ़ोन की तरफ देखा तो गुस्से से अपना फ़ोन फेंकने को हुआ, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। करण लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, मैंने लॉयर को फ़ोन किया हुआ है, बस वो कुछ ही देर में आता होगा। बोलते हुए वो कांप रहा था। सिया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी करण का फ़ोन फिर से बजा। दोनों ने फ़ोन की तरफ देखा तो लॉयर का फ़ोन था। करण ने झट से कॉल रिसीव किया और स्पीकर पर रखा, लेकिन सामने से बात सुनते हुए उसका चेहरा बस गुस्से से कांप रहा था। कनिका ने पहले ही कोर्ट में कस्टडी केस फाइल कर दिया था और करण पर एलिगेशन लगाया कि उसे और सुकून को करण से जान का खतरा है, इसलिए वो सुकून को अपने साथ लेकर करण को छोड़कर जा रही है। लॉयर की बात सुनते हुए सिया का दिल धक से रह गया था। उसकी सुकून न जाने उसके लिए कितना परेशान हो रही होगी, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। सिया और करण अभी भी दोनों ब्लड स्टोन विला के बाहर ही खड़े थे। करण कब का पावर इस्तेमाल कर अंदर चला जाता, लेकिन सिया ने उसे रोक रखा था। वो नहीं चाहती थी कि करण किसी तरह की लड़ाई करके या फिर बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करके मेंशन के अंदर जाए। हालांकि सुकून की फिक्र उसे करण से भी कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे कनिका का केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसे कनिका को हराना था, लेकिन उसके अपने खेल में, और वो भी बुरी तरह से, ताकि आज के बाद कनिका और कोई चाल चल ही ना सके। अब उसे करण की जिंदगी से कनिका का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था। भाई करण अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका खुद पर कंट्रोल छूटता जा रहा था। गाड़ी से लगकर खड़े उसने जोर से अपना पंच गाड़ी पर मारा और फिर सिया के कंधों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बताओ आखिर क्या चाहती हो तुम?
क्यों मुझे नहीं करने दे रही हो वो सब, जिससे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और सुकून हमारे पास होगी। उसके बाद चाहे कनिका कुछ भी कर ले, लेकिन सुकून तक नहीं पहुंच पाएगी। सिया उसे यूं टूटे हुए देखकर खुद भी टूट रही थी, लेकिन उसे करण को भी संभालना था और सुकून को भी सेव करना था। उसने करण के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, वापस चलिए। करण एकदम हैरान रह गया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, जरा दोबारा कहना, तुमने क्या कहा? सिया मुश्किल से हिम्मत करके दोबारा बोली, यहाँ से वापस हमारे घर चलिए। करण गुस्से से बोला, तुम सुकून की सिया ही हो ना, कहीं बदल तो नहीं गई? अगर ऐसा है ना तो कनिका के जाने से जो तकलीफ उसे हुई, उससे मैंने उसे बचा लिया, लेकिन उसकी सिया ने अगर उससे मुंह मोड़ लिया ना, तो उस तकलीफ से उसे मैं भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बोलते हुए करण की आंखों से आंसू गिरकर सिया के चेहरे पर गिरे। सिया करण के आंसू साफ करते हुए बोली, मैं नहीं बदली, मैं सुकून की सिया ही हूँ, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हमें हमारी सुकून हमेशा के लिए चाहिए, और उसके लिए हमें दिमाग से काम लेना होगा, जोर और जबरदस्ती से नहीं। बोलते हुए उसने करण की गाड़ी के पीछे खड़े हुए तकरीबन 20 गार्ड्स को देखते हुए कहा, जिनके हाथ में हथियार भी थे। अगर लड़ाई भी होती तो उसे पूरा यकीन था कि जीत करण की ही होती। वो दोनों घर के अंदर चले जाते और सुकून को ले आते। नहीं, अभी फिलहाल उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। करण रोते हुए ही बोला, मैं मेरी सुकून को छोड़कर नहीं जा सकता सिया। सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपको आपकी सुकून पर विश्वास नहीं क्या? करण ने हैरानी से उसे देखा। सिया फिर से मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं पता आप अपनी सुकून को कितना जानते हैं, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी सुकून हारने वालों में से नहीं है, हराने वालों में से है। कनिका उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी, आप यकीन कीजिए। और हम जल्द से जल्द सुकून को पूरी तरह से अपने घर लेकर जाएंगे, पूरे हक से। बोलते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और सुकून के लिए प्यार दिखाई दे रहा था। करण तुरंत से बोला, लेकिन ना जाने वो कैसी होगी। उसकी बात सुनकर सिया एक बार फिर से सोच में पड़ गई थी। वो गार्ड के पास आई और एक गार्ड को कुछ कहा। उस गार्ड ने अंदर कॉल किया तो सामने से कनिका ने कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद वो गार्ड सिया की तरफ देखते हुए बोली, आप जा सकती हैं, लेकिन अकेली। गार्ड की बात सुनकर करण वहां पर आया और बोला, कहाँ जाने की बात हो रही है? तुम अकेले अंदर नहीं जाओगी। वो औरत विश्वास के लायक बिल्कुल नहीं है। वो कुछ भी। सिया ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और बोली, जब वो आज तक मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा पाई, तो अब भी क्या ही कर लेगी। मुझे मेरी सुकून से मिलना है, और उसके लिए अगर मुझे कनिका का सामना करना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलकर वो अंदर चली गई। करण उसे जाते हुए देख रहा था। सिया अंदर आई तो कनिका सोफे पर खड़ी हुई और तालियां बजाते हुए बोली, तुम्हारे लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। कितनी प्यारी माँ हो ना, प्यारी माँ, दुलारी माँ। लेकिन अफसोस, इतनी अच्छी माँ होकर भी तुम सगी माँ तो नहीं हो, सौतेली माँ हो। और सौतेली माँ चाहे जितनी मर्जी अच्छी माँ हो, लेकिन रहती सौतेली ही है। सिया उसे देखते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, और सुकून कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कनिका हंसते हुए बोली, बड़ी बेसब्र हो रही हो। इतना तो कोई अपनी औलाद के लिए परेशान नहीं होता जितना तुम सुकून के लिए हो रही हो। खैर, सुकून से भी तुम्हें मिलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले दो चार बातें हो जाएं। उसकी बात सुनते हुए सिया हैरानी से उसे देख रही थी। कनिका के हाथों में एक वाइन का गिलास था। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही कनिका ने अपने हाथों से वो गिलास छोड़ दिया और गिलास नीचे जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। सिया ने जल्दी से अपने कदम पीछे लिए। कनिका नीचे जमीन की तरफ देखते हुए बोली, ओह गॉड, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। बोलते हुए उसने अपनी नजरें घुमाई और सर्वेंट को ढूंढने लगी, लेकिन फिर अचानक से उसने अपनी नजरें सिया पर डालकर बोली, इस काम के लिए मुझे किसी सर्वेंट की जरूरत क्या है? तुम हो ना, इतना सा काम तो तुम कर ही सकती हो अपनी सुकून के लिए। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसे कनिका की हरकत साफ साफ समझ आ रही थी। आखिर वो करना क्या चाहती है, लेकिन फिलहाल उसे सुकून के लिए खुद को शांत रखना था। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, सुकून के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कनिका तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। कितनी महान हो तुम। चलो ठीक है, दिखाओ अपनी महानता। बोलते हुए उसने सर्वेंट को इशारा किया तो वो सर्वेंट वहां से चली गई।
और फिर कुछ ही देर में सफाई के लिए पोंछा और डस्टबिन वगैरह लेकर आई। सिया ने उससे वो सब सामान लिया और साफ करने लगी। कनिका जाकर वापस से सोफे पर बैठ गई और टेढ़ी नजरों से सिया को देखने लगी। सिया उसकी नज़र खुद पर महसूस कर सकती थी, लेकिन वो बस चुपचाप अपना काम करती रही। जब सब कुछ पूरा साफ हो गया तो उसने सामने ही बाथरूम एरिया की तरफ जाकर अपने हाथ साफ किए और वापस से कनिका के सामने आकर उसे देखते हुए बोली, अब बुला दो सुकून को। कनिका अपनी जगह से उठी और बोली, इतनी भी जल्दी क्या है? जरा तुम्हारी ममता का एक हाथ और इम्तिहान लिया जाए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम सुकून की माँ कहलाने के लायक भी हो या नहीं। सिया गुरूर भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैं तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन तुम माँ कहलाने को तो छोड़ो, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। कनिका की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। उसके चेहरे पर सिया के लिए और भी ज्यादा नफरत झलकने लगी। कनिका दांत पीसते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आओ। सिया हैरानी से उसे देखने लगी। नाश्ता बनाने में कम से कम आधा घंटा लग जाना था और वो यहाँ पर कनिका का काम करने नहीं, सुकून से मिलने आई थी। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी। कनिका उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, ठीक है तो रुको एक मिनट। बोलते उसने सर्वेंट की तरफ देखा और बोली, बाहर से जाकर गार्ड को बुलाकर लेकर आओ। एक आउटसाइडर मेरे घर में घुस आई है और उसे उसकी औकात याद दिलानी है। उसकी बात सुनकर सिया का दिल बैठ सा गया। उसके पास यही मौका था सुकून से मिलने का, जिसे वो गंवा नहीं सकती थी। वो अभी कनिका की तरफ देख ही रही थी कि उसे किसी के दरवाजा नॉक करने की आवाज़ आने लगी। उसने ध्यान लगाकर सुना तो सुकून की भी दबी दबी आवाज़ आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुकून ही कर रही है। शायद वो किसी कमरे में बंद थी और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल कांपने लगा। वो कनिका की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सुकून की आवाज़ है ना, प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलने दो। ठीक है, मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ एक बार। कनिका जाकर वापस से सोफे पर बैठ गई और अपना पैर पर पैर रखते हुए बोली, मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया है सुकून से मिलने का। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें वो मौका चाहिए या नहीं। जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, तब मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हें सुकून से मिलने देना है या नहीं। बोलते हुए उसने सामने टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाई और उसे लाइटर से जलाकर कस भरने लगी। सिया को उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सर्वेंट की तरफ देखा तो सर्वेंट ने हाथ दिखाकर आगे बढ़ने का इशारा किया। वो सर्वेंट के साथ किचन की तरफ गई और जल्दी से कनिका के लिए नाश्ता बनाने लगी। बाहर दरवाजे पर खड़ा करण गुस्से से पागल हो रहा था। पहले सुकून अंदर थी और अब सिया को भी गए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। वो अब इससे ज़्यादा खुद को नहीं रोक सकता था। उसने अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो गार्ड ने उसके आगे अपना हाथ दिखाया और बोला, आप अंदर नहीं जा सकते सर। जब तक कनिका मैम का ऑर्डर नहीं आता तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो गार्ड बोल ही रहा था कि करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाते हुए जोर से दीवार की तरफ धक्का दे दिया। एक एक कर सभी गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। गार्ड सबकी तरफ देखते हुए बोला, पैसे चाहिए ना तुम्हें? बताओ तुम लोगों को यहाँ पर काम करने के कितने पैसे मिलते हैं? एक एक को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। उन सभी गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। पैसा उनके लिए बहुत मैटर करता था, लेकिन कनिका का डर भी उन लोगों में बहुत था। इसलिए उन्होंने मना कर दिया और बोले, हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। करण गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो वो सभी आगे आए। करण अंदर की तरफ चला गया और पीछे से वहां पर लड़ाई होती रही। कनिका सामने एलईडी पर यह सब देख रही थी। करण को अंदर आते देख वो मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम पर बर्बाद करूं? नहीं, यह टाइम इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकूं। बोलते हुए उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। करण अंदर आया और आते ही उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी कनिका पर गई। वो कनिका के सामने आकर बोला, मेरी लिटिल कैट और मेरी प्रिंसेस कहाँ है? बोलते हुए उसने कनिका का हाथ पकड़कर उसे सोफे से ऊपर की तरफ खींचा। कनिका खुद को संभालते हुए उसके सामने हुई और बोली, तुम तो नाराज हो गए मुझसे। मुझे तो लगा कि मुझे तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हें वक्त बिताने देना चाहिए और उस प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए
तुमसे दूर कर देना चाहिए, लेकिन तुम तो उसके लिए ही परेशान हो रहे हो। करण गुस्से से चिल्लाकर बोला, सुकून तुम्हारे लिए होगी प्रॉब्लम, मेरे लिए वो मेरी प्रिंसेस है। प्रिंसेस का मतलब समझती हो ना? पर तुम क्या समझोगी? तुम्हारी औकात प्रिंसेस की नहीं, कुछ और ही है। और तुम भी जानती ही होगी कि तुम्हारी औकात क्या है। बोलते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। करण की आवाज़ सुनकर सिया जल्दी से वहां पर आई। सिया के पीछे पीछे ही सर्वेंट भी अपने हाथों में ट्रे लिए वहां पर खड़ी थी। सिया की हालत देखकर पता चल रहा था कि वो किचन में काम कर रही थी। करण उसे देखकर हैरान रह गया। वो जल्दी से उसके पास आया और उसके चेहरे पर लगे हुए आटे को साफ करने लगा। सिया उसकी आंखों में इस वक्त भी अपने लिए बेहिसाब फिक्र देख रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।